हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस को पढ़ रहे थे। इसमें हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम इसका 3 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज ये हमारा 6वां चैप्टर है, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पढ़ेंगे। एक चैप्टर और चुंबकत्व खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किलोहर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग की आवृत्तियां। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। किलोहर्ट्ज जो होता है ये किसको मापता है? विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग की आवृत्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए, अभी टीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि प्रबल विद्युत अपघट्य से क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया गया है NaOH, HCl, KOH, H2O, H2CO3। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसमें देखते हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा H2CO3। इसमें पूछा है प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक है, तो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड इसको कहा जाता है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो होता है ये समानतः क्या होता है? श्वसन एसिड में इसका क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह इसको मतलब अगर कहा जाए तो क्या होता है, ये गैसीय अवस्था में मानव फेफड़ों द्वारा निकाला जाने वाला एकमात्र यह एसिड होता है। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवण बनाने वाला एक कमजोर अम्ल है। कार्बोनिक एसिड को हवा का एसिड या फिर एरियल एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन या डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? कार्बोनिक एसिड को क्या कहा जाता है? हवा का एसिड, एरियल एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जबकि हम क्या देखें, NaOH, KOH और HCl जो हमारा है ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन पूछा है कि कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है, तो नहीं हमारा क्या हो जाएगा? H2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक मिनट हो जाइए। डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है फोटो डायोड, फोटोवॉल्विक सेल, फोटो उत्सर्जक। ठीक है, एक मिनट। निम्नलिखित में से फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए। ठीक है, तो फोटो डायोड, फोटोवॉल्विक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, जो हमारा फोटोवोल्टिक सेल होता है ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण होता है इसके डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? फोटोवॉल्विक सेल। ठीक है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये जो फोटोवोल्टिक सेल है ये क्या है? अर्धचालक उपकरण है। इसके बारे में याद रखे रहिएगा, ये कैसा उपकरण है? अर्धचालक उपकरण है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसको? प्रकाश से सीधे विद्युत में। ठीक है, तो ये भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है? तो ये प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और ये एक अर्धचालक होता है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विद्युत विभवांतर की इकाई है। ठीक है, कूलाम्ब का, वाट का, वोल्ट का, ओम का। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा क्या सही हो जाएगा? जो हमारा विद्युत विभवांतर होता है ये वोल्ट का इकाई होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, याद रखे रहेगा, जिसे V से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे किससे व्यक्त किया जाता है? V से किया जाता है। और वोल्ट का SI मात्रक अगर हम देखें ये क्या होता है? वोल्ट का SI मात्रक होता है। ठीक है, और उसमें देखिए वोल्ट बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो वोल्ट बराबर कितना होता है? कार्य बटे आवेश। ठीक है, उसके बाद कार्य को हम W से निरूपित करते हैं, आवेश को हम किससे? Q से करते हैं। ठीक है, तो V बराबर कितना होता है? W/Q। ये फार्मूला भी याद रखे रहिएगा, एक मिनट। ठीक है, ये फार्मूला भी आप याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक युक्ति जो क्या होता है? विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए युक्त किया जाता है, तो ये क्या होता है?
फ्यूज होता है, ठीक है। फ्यूज वह युक्ति होता है जिससे विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और फ्यूज में प्रयोग होने वाला जो धातु होता है उसका गलनांक तथा गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। और उसका चालकता क्या होता है, उच्च होता है। तो ये भी याद रखी रहेगा, पूछ सकता है ऐसे कि जो फ्यूज होता है उसका गलनांक कितना होता है। तो गलनांक जो होता है, ये जो प्रयोग होने वाला धातु होता है उसका क्या होता है, गलनांक होता है, निम्न होता है, तथा चालकता उसका क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी को क्या कहा जाता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है, ठीक है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसका देखिए, एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, तो एलईडी जो होता है अगर कोई और प्रकाश बल्ब देखे तो उससे अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये भी सही है। एलईडी में एक मिनट, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, तो एलईडी में पारा तो नहीं यूज होता है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखें तो ये भी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें पूछा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, अच्छा गलत पूछा है। तो एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखें, क्योंकि हमको पूछा है कौन सा गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो इसमें पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। एग्जाइमर लेजर, डाई लेजर, अर्धचालक लेजर, गैस लेजर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, लेजर प्रिंटर में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, अर्धचालक लेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं तो समझते हैं, अर्धचालक लेजर जो होता है ये आकार और उपस्थिति में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। और यह जो होता है ट्रांजिस्टर, जैसे जो ट्रांजिस्टर होता है उसके समान होता है, और इसमें एलईडी जैसा ऑपरेशन होता है, जैसे आउटपुट बीम में लेकर क्या होता है, लेजर लाइट की विशेषताएं होती है, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर। क्वेश्चन हमारा क्या है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, तो अर्धचालक लेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो एक सामान्य अगर हम शुष्क सेल देखें तो उसमें विद्युत अपघट्य का कार्य कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया, एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में होता है, ठीक है। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है जिसका प्रयोग टार्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा, जो सामान्य शुष्क सेल होता है इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, शुष्क सेल कहा जाता है, ठीक है। शुष्क सेल में एक जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। तो ये भी याद रखिएगा, शुष्क सेल में क्या क्या मिला होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया, अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन यही पूछा था, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य का कार्य करता है तो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की जगह जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा कुछ उच्च ऊर्जा की अगर हम बैटरी बना रहे हैं तो उसमें अमोनियम क्लोराइड की जगह क्या यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड का, ठीक है, प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, ठीक है। विद्युत प्रेस, ट्यूबलाइट, विद्युत हीटर, फिलामेंट युक्त विद्युत बल्ब, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या होता है, ये ट्यूबलाइट धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं कि तो क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका होता है कि क्या, किसी भी प्रतिरोध युक्त चालक में विद्युत धारा के क्या होता है, प्रवाहित होने से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने की घटना को विद्युत धारा का क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसमें धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो ट्यूबलाइट नहीं है, विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, फिलामेंट युक्त बल्ब, ये सब क्या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो वह कौन सा उपकरण है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो क्या रासायनिक से सीधे विद्युत में, सांद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी। क्या होता है इसमें, बी और सी, गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल, ये दोनों क्या करते हैं,
ये जो होते हैं ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है डायनोमो क्या है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हमको डायनोमो के बारे में समझना है कि डायनोमो क्या होता है। तो डायनोमो जो होता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में देख ले, ये डायनोमो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे दिया गया है, तो देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। देखिए डायनेमो शब्द ग्रीक शब्द डायनेमिस से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। तो डायनेमो का अर्थ क्या होता है, पावर या शक्ति होता है। मूल रूप से यह विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये किसका नाम होता है, विद्युत जनरेटर का। आजकल दैनिक जीवन में विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत जनित्र का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जो हमारे वहाँ यूज किया जाता है, हम लोग के वहाँ ये जो जनरेटर, उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को सीधे क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखे रहिएगा। ये पूछ सकता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को पैदा करने के लिए एवं दिश धारा जनित्र का उपयोग दिश धारा को पैदा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना याद रखे रहिएगा। विद्युत जनित्र में एक आयताकार कच्चे लोहे की कुंडली होती है, ठीक है, जिस पर तांबे के तार लिपटे होते हैं। इस कुंडली को आर्मेचर कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो विद्युत जनित्र में आयताकार कांच होता है, उसमें जो कुंडली के पे जो तार लपेटे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इस कुंडली को क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। आर्मेचर को घुमाने के लिए जो यांत्रिक कार्य किया जाता है वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है टरबाइन व डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो अपने मैकेनिकल ऊर्जा को, ठीक है। तो मैकेनिकल ऊर्जा भी हमने बताया था, जिसको क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा भी। नेक्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देखे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो हमारा यही पूछा टरबाइन व डायनेमो द्वारा, ठीक है। और डायनेमो को नॉर्मली जनरेटर ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को आप लोग देखिए, इसका हिंदी याद रखे रहिएगा यांत्रिक ऊर्जा, इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, उसको मैकेनिकल ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सीधे मैकेनिकल ऊर्जा से सीधे किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है टरबाइन व डायनेमो द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ है। सुचालक क्या होता है, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसको सुचालक कहा जाता है। कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता उसको कुचालक कहा जाता है, ठीक है। तो लोहा भी हमारा क्या है, एक सुचालक होता है, तांबा भी सुचालक है, एल्युमिनियम भी है, चांदी भी। लेकिन तो इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सा सुचालक पदार्थ है इसमें, तो क्या हो जाएगा, चांदी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक सुचालक पदार्थ चांदी है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे पदार्थ विद्युत सुचालक कहलाते हैं, ठीक है। तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत के कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो सुचालक तो सभी है इसमें, लेकिन तो अधिक सुचालक कौन है, तो चांदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य। अभी हम लोग इसके पहले आपको वोल्ट का फार्मूला भी बताए थे। तो V बराबर कितना होता है, W/Q, ठीक है। तो इसमें हमको किसका वैल्यू दिया है, हमको इसमें किसका मान पूछा है, W का मान पूछा है, ठीक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितना दिया है, 6 वोल्ट गुड़े, और उसके बाद Q का 1 कूलाम दिया है 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, 6 जूल, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 15 नंबर। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है उसकी लंबाई की, उसके घनत्व की, उसके गलनांक की। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसकी लंबाई के, ठीक है। एक कंडक्टर जिसको क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है, का प्रतिरोध उसकी लंबाई से सीधा अनुपातिक होता है, जबकि एक चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। कंडक्टर मतलब क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई से सीधा अनुपातिक होता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये क्या होता है, अनुपातिक पूछा है, तो सीधे अनुपातिक कौन होगा,
चालक प्रतिरोध की उसकी लंबाई के अनुपातिक होगा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। तो हमारा अगर देखिए यहीं पे व्युत्क्रमानुपाती पूछा होता तो हमारा क्या हो जाता, क्षेत्रफल के, और उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है हमारा, सीधे अनुपातिक पूछा है तो उसकी लंबाई के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया, यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया, बिजली की खपत बराबर कितना होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे समय। ठीक है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, वाट के वैल्यू कितना दिया है 60 वाट, प्रतिदिन कितना 5 घंटे, तो आवर का वैल्यू 5 हो जाएगा, और कितने दिन 30 दिन बटे 1000 करेंगे तो 90 बटे 10 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, बिजली का खपत कितना यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला याद रखे रहिएगा, क्या होता है, बिजली का खपत बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया गया, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, अधिक धारा प्रवाह हेतु, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। ठीक है, इसमें देखते हैं, जो सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, जिससे कि क्या किया जा सके, शक्ति क्षय को न्यूनतम किया जा सके। ठीक है, अतः हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइव वायर, तटस्थ तार, भू तार, फ्यूज तार। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, लाइव तार। ठीक है, लाइव तार के बारे में हम देखते हैं कि लाइव तार क्या होता है। ठीक है, जब क्या होता है कि जब विद्युत स्विच एक सर्किट के भीतर विद्युत प्रवाह किया जाता है, ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्या करता है, उसका कार्य होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित या आरंभ करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यह लाइव वायर से जुड़ा होता है, अतः इसे बंद करने पर क्या होता है, लाइव वायर क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो विद्युत स्विच होता है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्विच को बंद कर देंगे तो हमारा लाइव वायर क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम पे, देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2 एम्पियर पढ़ता है, प्रतिरोध आर का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि आर का, ये देखिए इससे क्वेश्चन भी हुआ था आपकी बार TRE 3 में हुआ था क्वेश्चन, फार्मूला आया था, V बराबर कितना होता है, IR होता है। ठीक है, ये फार्मूला ही आया था कि कौन सा फार्मूला सही होगा, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, तो V बराबर क्या होता है, विभवांतर, I बराबर क्या होता है, धारा, R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये जुड़ा गया है ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा, आ गया, तो R2 हो जाएगा। अब देखिए R1 प्लस R2 को हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है, और प्लस R, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। ठीक है, और V का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो हम फार्मूला कौन सा लगा देंगे, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR, एक मिनट चलिए फिर से लगाते हैं हम। तो हमारा यहाँ पे क्या, देखिए क्या दिया गया है, एक मिनट, तो देखिए V बराबर IR में जब हम वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू कितना दिया गया है, 6 वोल्ट, 6 रखेंगे, I की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 एम्पियर, 2 रखेंगे, और देखिए R की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, इसकी R की वैल्यू जो निकाले हैं तो R1 प्लस R2 की हैं, तो R प्लस 2 ओम हो जाएगा, R प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बराबर R प्लस 2, उसके बाद R की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो कितना होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया गया है, तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे होगा
केवल डीसी, केवल एसी, ना तो एसी ना तो डीसी, एसी और डीसी, ठीक है। तो जो तप्त तार अमीटरों का प्रयोग किया जाता है वो किसके मापन के लिए, एसी और डीसी दोनों के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति होती है, इसकी सहायता से धारा का मापन किया जाता है, ठीक है। तो अमीटर से क्या किया जाता है, धारा का मापन किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन एसी और डीसी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, ठीक है। किस पे निर्भर नहीं करेगी, तार की लंबाई पे, तार के पदार्थ पर, उसके बाद क्या दिया गया, तार की परिधि पर, इसमें प्रवाहित धारा पर। तो पूछा है निर्भर नहीं करती है, तो तार की परिधि पर निर्भर करेगा, तार के पदार्थ पर, इसमें प्रवाहित धारा पर, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। एक फ्यूज तार की जो भी धारा क्षमता होता है उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, बल्कि फ्यूज तार की धारा क्षमता, तार की मतलब उसकी परिधि कितनी है, मतलब उसकी मोटाई कितनी है, तार के पदार्थ और उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि। तो इसमें हम देखते हैं, तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, तो ये तो सही है। गर्म करने पर धातु बढ़ती है, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता के बारे में पूछा है, ठीक है। तो क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विद्युत चालकता कहा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, कम होगी, चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मोह होता है, ठीक है, महो MHO, ठीक है, याद रखिए रहिएगा। इसका क्या मात्रा क्या होता है, मोह होता है। ताप बढ़ाने से वैद्युत चालक की चालकता क्या होती है, घटती है। अगर हम क्या बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें तो वैद्युत चालक की चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनकी ताप बढ़ने से औसत गति क्या होती है, ऊर्जा से बढ़ जाती है, जिससे उनकी धनायनों की संख्या बढ़ती है, फलतः चालक का क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा चालकता क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, इस वजह से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। तो हमारा ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का होता है, ठीक है। ओम मीटर देखिए यहाँ पे दिया गया, प्रतिरोधकता का मात्रा होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं से निरंतर क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है, जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ओम मीटर का क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध हो जाएगा आधा, शून्य, 4 गुना, 2 गुना, ठीक है। तो अगर हम देखें एक तार की लंबाई अगर हम दोगुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। आर अनुक्रमानुपाती कितना होता है, यल, ठीक है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, आर अनुक्रमानुपाती यल, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार तार की लंबाई दोगुनी करने पर तार का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, तार की लंबाई 4 गुनी करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तार की लंबाई आधे करने पर भी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में समानुपाती हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध के बारे में पूछता है तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई तार अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह धातु कहलाता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो अचालक कहलाता है, ठीक है। मतलब चालक, अचालक और अर्धचालक 3 प्रकार के होते हैं। तो जो अर्धचालक होते हैं उनमें तो मतलब ना तो मतलब बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, ना ही कम, मतलब वो मीडियम में रहता है, ठीक है।
ठीक है। तो क्या होता है, चालकता चालकों से कम होता है किंतु अचालकों से अधिक होता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड इत्यादि ये क्या है, अर्धचालक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा अर्धचालक है, तो क्या सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ठीक है। और अर्धचालकों को गर्म करने पर क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख रहिएगा कि अर्धचालक जो होते हैं उनको अगर हम गर्म करें तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। फैराडे स्थिरांक जो होता है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सार्वभौमिक स्थिरांक होगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिया गया है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहा जाता है। किसको, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को। यह सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। इसका प्रतीक F है। वर्तमान में फैराडे स्थिरांक का स्वीकृति मान कितना है, F बराबर 96 कितना है 96485.33365 मोल, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। तो याद रखिए रहिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश को फैराडे स्थिरांक कहा जाता है और एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हमने पहले पढ़ा, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है, तो ये क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है। अभी हम आगे इसको पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाएं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत, ठीक है। तो अभी हमने इसका फार्मूला बताया कि ऊर्जा की खपत बराबर कितना होता है। तो ये क्या होता है कि 1 मिनट, दिन गुणे घंटा और कितना, ये कितना वाट हुआ है, ठीक है। तो इसका बटे कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो कुल खर्चा में अगर हम देखेंगे तो कितना, यदि 100 वाट के बल्ब कितने 10 बल्ब, तो कितना 100 वाट के 10 बल्ब, ठीक है। तो 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटा के लिए जलाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, बटे 1 मिनट हो जाइए, बटे 1000 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 इकाई, और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के, दोनों दिशा में प्रवाहित होने को, प्रवाहित नहीं होने को, ठीक है। तो डायोड एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करता है, विद्युत धारा को केवल एक दिशा में बहने के लिए, 1 मिनट रुकिए, प्रवाहित होने, केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्राचल स्थिर रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी, आवृत्ति को, ठीक है। भारत में आपूर्ति की जाने वाले विद्युत धारा की आवृत्ति प्रत्येक जगह स्थिर रखी जाती है। भारत में सप्लाई किए जाने वाले विद्युत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आवृत्ति को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। अभी शायद ये चेंज हो गया, इसको हम देख के बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, शुद्ध जल, शीतल जल, गर्म जल, आशुद्ध जल, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे स्टार बनाया गया है, क्यों, क्योंकि आशुद्ध जल विद्युत जल का चालक नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के आयन नहीं पाए जाते, ठीक है। यह क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, अतः आशुद्ध जल से धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। शुद्ध जल, शीतल जल तथा गर्म जल में आयनों की उपस्थिति होने के कारण ये विद्युत के क्या होंगे, चालक होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि शुद्ध चालक क्या होंगे, तो लगभग में अभी इसमें तो क्लियर करना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्त काम में लाई जाती है, ट्रांसफॉर्म, दृष्टकारी, प्रेरण कुंडली, जनित्र। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए दृष्टकारी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है, तांबा की, लोहा की, चांदी की, नाइक्रोम की। तो हमारा किसका बना होता है, नाइक्रोम का। जो विद्युत हीटर का कुंडली होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। और नाइक्रोम जो होता है निकिल और लोहा और क्रोमियम का क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उदासीन तार का रंग क्या होता है, लाल, सफेद, काला, हरा, ठीक है। तो जो हमारा क्या होता है, काला होता है, ठीक है। घरों में प्रदान की जाने वाली धारा में 3 प्रकार के तार, विद्युतमय या जीवित जिसको लाइव कहा जाता है, उदासीन जिसको न्यूट्रल कहा जाता है, तथा भू तार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युतमय या जीवित तार को समानता लाल, उदासीन तार को समानता काला, तथा
उसके बाद आगे देखते हैं, भू तार को सामान्यतः हरे रंग का रखा जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः अगर देखें तो किस रंग का होता है, काले रंग का। उदासीन तार जो होता है काले रंग का होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बारी क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर को जब 220 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है तो 4.4 किलोवाट खर्च होता है हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, तो हमको देखिए वोल्टेज बराबर कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। शक्ति बराबर कितना दिया गया है, 4.4 किलोवाट। ठीक है, तो किलोवाट को हम क्या करेंगे, इसको हम वाट में बदलेंगे तो 4.4 गुणे किलो की जगह कितना रखेंगे, 1000। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। और तार में बहने वाली धारा पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो आई बराबर कितना होता है, P/V होता है। ठीक है, धारा बराबर P/V होता है। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हम रखें P/V, तो P की वैल्यू कितना दिया है, 4.4 गुणे 1000। ठीक है, V की वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्ट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विद्युत मोटर में क्या दिया गया ऑप्शन, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो विद्युत मोटर होता है इसमें क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो किसका बना होता है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है जिसको क्या कहा जाता है, एक मिनट, इसमें क्या है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। ठीक है, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो जो फ्यूज होता है ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। यह टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यमानक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग मुख्य विद्युत केंद्र को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूज जो होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये दिया गया है, वाट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बिजली की खपत का बिल होता है वो वाट, कितने वाट खर्चा किया गया है उसी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो बिजली की खपत का बिल वाट द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वाट का क्या होता है, वाट विद्युत शक्ति की क्या होती है, इकाई। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होता है। ठीक है, जो प्रति सेकंड 10⁻⁷ अर्घ या 1 जूल कार्यांतर के समतुल्य होता है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। और बिजली का खपत किस पर मापा जाता है, वाट पर मापा जाता है। तो केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। अतिचालक का, एक मिनट हो जाइए, अतिचालक का जो क्या होता है, लक्षण होता है अनंत पारगम्यता होता है। ठीक है, और जो अतिचालकता किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है। तो जो पंखे का रफ्तार होता है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, वोल्टेज जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या पंखा गति करेगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है, करंट अधिक है, शक्ति की हानि अधिक है, प्रतिरोध कम है, ऊष्मा की हानि कम है। ठीक है, तो विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण ये है कि इससे ऊष्मा की हानि कम होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऊष्मा की हानि से कम होती है। ठीक है, पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चुंबकत्व। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है। अवतल दर्पण,
उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो हमारा जो पानी में क्या बुलबुला कार्य करता है, पानी में एक हवा का बुलबुला, वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, पानी में एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह से काम करता है। जो लेंस के बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्र पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या दिया गया, एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन। तो क्यूब के कोनों पर कितने आयन होते हैं, ए आयन होते हैं। टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो एक कोने का मान कितना हो जाएगा, 8 कोने हैं टोटल, तो 1/8 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्यूब के फलकों के केंद्र पर बी आयन होते हैं। तो फलक किसको कहा जाता है, ये जो सामने वाला दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये फलक है, 1 2 3 और 3 पीछे, कितने फलक होते हैं, 6। ठीक है, और उसके क्या दिया गया है, और क्यूब के फलकों के केंद्र पर बी आयन होते हैं। ठीक है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं, तो बी में आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 आयन हो जाएंगे। तो हमारा फार्मूला पूछा है, क्या हो जाएगा, A3B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है, TiO2, CrO2, VO2 या MnO2। ठीक है, तो हमारा इसमें पूछा है कि कौन सा धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक में अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, CrO2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, CrO2। लौह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिक वह तरीका है जिससे कुछ पदार्थों जैसे लोहा को एक अस्थायी चुंबक में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में CrO2 या क्रोमियम ऑक्साइड को यौगिक धातु है, फेरोमैग्नेटिक है। तो कितना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी CrO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकत्व का अनचुंबकत्व समचुंबक जिसको कहा जाता है सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, निकिल, लोहा, पारा या फिर प्लेटिनम। ठीक है, चुंबकत्व का अनचुंबकीय सिद्धांत वह सिद्धांत है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्या होते हैं, क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, चुंबकत्व का अनचुंबकीय सिद्धांत कैसे इससे होगा, तो जो अनचुंबकीय होगा उसमें क्या हो जाएगा, निकिल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होती है, स्वयं को संरेखित करती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्वयं को संरेखित करती है, केवल अस्थायी चुंबक से प्रभावित होती है, विद्युत प्रवाह के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। ठीक है, तो चुंबकीय जो कंपास की सुई होती है वह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। ठीक है, इसका सदैव कहाँ पे होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दिशा में इसका होता है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किससे तापमान पर आधारित निर्भर नहीं होती है, प्रतिचुंबकीय सामग्री पर, अनुचुंबकीय सामग्री पर, लोहे चुंबकीय सामग्री पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या क्या पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करती, तो जो प्रतिचुंबकीय सामग्री होती है ये चुंबकीय संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय गुण खो देते हैं जब पानी में डुबोए जाते हैं, तेल में डुबोए जाते हैं, लौह के टुकड़ों के निकट लाए जाते हैं, जब गर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब इनको गर्म कर दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा दिया गया है छोर पर, अक्ष पर, अनंत दूरी पर। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सोलेनॉइड लोहे की एक बेलनाकार रॉड होती है। ठीक है, जिसके ऊपर स्प्रिंग नुमा लोहे का तार लिपटा हुआ होता है। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पे दिया गया है, सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष के परितः मध्य में सर्वाधिक होती है तथा किनारे पर सर्वाधिक की आधी होती है। ठीक है, सोलेनॉइड के बाहर क्रमशः घटती है, अतः कोई विकल्प सही नहीं है क्योंकि कहाँ होता है ये मध्य में सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो मध्य का ऑप्शन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम, आकाश की तरफ। ठीक है, तो जो चुंबकीय सुई होती है वह उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है, इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है वो दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो चुंबकीय सुई उत्तर या दक्षिण दिशा में संकेत करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तब तक आप लोग इसको तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और एक नेक्स्ट चैप्टर और कंप्लीट करेंगे। 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना रह जाएगा। ओके।